बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 3 साल मुकम्मल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को। इन 3 सालों में अब तक एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही थी वो हासिल नहीं कर पाई। यानी पहले ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी रजीम चेंज करती थी तो अवाम उसको वेलकम करते थे, अवाम खुश आमदीद कहते थे, वो कहते थे ठीक किया आपने, खैर मकदम किया जाता था पाकिस्तान में, लोग मिठाइयाँ बांटते थे। लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये आदमी कौम की नज़रों में करप्ट नहीं था, बेईमान नहीं था, फ्रॉडिया नहीं था, और इस आदमी के किरदार के हवाले से कौम बड़ी क्लियर थी और वो ये जानते थे कि इसको ज़ाती लालच कोई नहीं है। ये जो भी कर रहा है अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहा है। इसके फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन इसकी नीयत ख़राब नहीं है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिफरेंट आदमी के साथ पंगा लिया, रवायती सियासतदानों को छोड़कर उन्होंने एक ऐसे सियासतदान से पंगा लिया जो हुकूमत से ज़्यादा लीडरशिप में यकीन रखता है, जो नज़रियात के ऊपर चलता है। जब उससे पंगा लिया तो फिर काम खराब हो गया और इस पे बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हुए। उल्टा ये हुआ कि पहली मरतबा तारीख में अवाम बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जर्नैलों की सोच के साथ खड़ी होती, अवाम पहली मरतबा पूरी शिद्दत से दूसरी जानिब खड़े हुए तन्हा, अकेले और निहत्ते शख्स के साथ खड़ी हो गई। लोग उसके साथ जुड़ गए और फिर उस शख्स ने, इमरान खान ने, अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, हार ना मानने की जो उसकी जबिल्लत है उससे उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवा दिया। यानी एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी आदमी पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी नहीं पड़ा जितना इमरान खान पड़ा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मसला था, उन्होंने फांसी दे के हल कर लिया था और अवाम ने उस वक्त जो रद्द-ए-अमल दिया था वो भी सतही नौइयत का था, इस लेवल का शऊर नहीं था। लियाकत अली खान साहब जो हैं वो गोली लगी और बात ख़त्म हो गई। फातिमा जिन्ना को जैसे अयूब खान ने कंट्रोल किया, जो कुछ किया वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भी मैनेज कर लिया था। पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हारी नहीं, उन्होंने लोगों के जत्थों को अपने साथ जोड़ कर रखा। ये पहली मरतबा है कि एस्टेब्लिशमेंट तन्हाई का शिकार हो गई है। अब हो ये रहा है कि इमरान खान के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं, और जिस शख्स के साथ लोग जुड़ रहे हैं वो अभी भी कह रहा है कि यार मेरी फौज है, खुदा का नाम ले। लोगों और फौज के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है या जो फासले पैदा हो रहे हैं उनको ख़त्म करें, इस तरफ आ जाएं, वो अभी भी ये कहता है। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो उनकी क़यादत है फौज की बात नहीं मैं कर रहा, फौजी क़यादत, अब वो अपनी पॉलिसी में तब्दील लाने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि उनके बहुत बड़े बड़े मफादात और भी हैं। अब इसमें जो है वो बहुत कुर्बानियां दी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस जमात ने। ऐसी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हैं, 20,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां। कोई आर्म फोर्स भी हो ना, कोई ज़बरदस्त किस्म की फौज भी हो, उसके भी 2,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए ना तो उसका मोराल डाउन हो जाता है। 4,000 बंदे गिरफ्तार हो जाएं, 4,000 उनके जवान गिरफ्तार हो जाएं तो बेड़े ही गर्क हो जाता है। और अगर फौजियों के घरों की खवातीन गिरफ्तार हो जाए और ये हालात पैदा हो जाएं तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती जमात है और ऐसी जमात है कि जिसके 20,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उनका मोराल डाउन नहीं हुआ। वो जो बंदा जेल से निकलता है वो नारे लगाता हुआ निकलता है, उसके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं बाहर खड़े हुए लोग खुशी खुशी हंसते हंसते गिरफ्तारी देते हैं, डंडे खाते हैं, मार खाते हैं। लोगों ने खड़े होकर गोलियां खाई हैं और अपने जख्मियों को उठा के अस्पतालों में पहुंचाया है। लोग डी चौक में शहीद हुए, उनसे जाके पूछा, वो कहते हैं हम फिर डी चौक जाना चाहते हैं और हम अपने लीडर को आज़ाद करवाएंगे। तो इमरान खान के लोग टूट नहीं रहे, हिम्मत नहीं हार रहे। और ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद किसी भी सियासी जमात के आप अगर 5,000 बंदे आप गिरफ्तार कर दें, नून लीग के मैं आपको बताता हूँ 1,000 बंदा, मैं लिस्ट देता हूँ आपको बना के, 1,000 बंदा आप नून लीग का पाकिस्तान पूरे में से उठा दें, ये जमात बाहर निकलना बंद हो जाएगी। इनकी बिल्कुल ही औकात खत्म हो जाएगी। नजरिया कोई नहीं है ना, बयानिया कोई नहीं है। इस वक्त बयानिया हो तो चलो लोग मार खा लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक दौर में बड़ी तगड़ी जमात हुआ करती थी जब ये भुट्टो खानदान के पास थी। अब जब से ये जमात जरदारियों के पास आई है तो ये कॉस्मेटिक सोल्यूशन के जरिए चल रही है, उसके भी पल्ले कख नहीं है। किसी और जमात ने सिंध के ऊपर सही तरह तवज्जो दी होती तो आज पीपल्स पार्टी जो है उसका बिल्कुल ही सफाया हो गया होता। तो ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद इस तरह खड़े रहना, ये इमरान खान के नजरिए की बदौलत है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही फजल होता है किसी के ऊपर कि अल्लाह उसको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे, उसको खड़ा कर दे और उसके दिमाग में ये डाल दे कि तुम हक पे खड़े हो, अब तुमने पीछे नहीं हटना। तो इमरान खान का जीतना पाकिस्तान के जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब अब पीटीआई के अंदर तो नहीं है ना, वो ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि इमरान खान डटा रहे और हार ना माने।
और इमरान खान का सोशल मीडिया अगर बंद हो गया तो इमरान खान बहुत पीछे चले जाएंगे। ये मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, जो PMLN के नुमाइंदे हैं। अब उन्होंने ये बात की है। इसके अलावा जनाब, खवातीन के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, असल में हुआ यह कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बौखला गई। उन्होंने कभी इतने सख्त दुश्मन का सामना ही नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर उनको आदत पड़ी हुई थी, इसको पकड़ा चपेड़े मारी, इधर कर दिया, उसको उठाया, उसको अंदर कर दिया, इसको लापता कर दिया, जो बोलने के लिए निकला उसको डंडे मार दिए, कोई ज्यादा उछल रहा उसको गोली मार दी, बंदों को जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना, वो इनका झाका खुला हुआ था कि जो मर्जी करते जाओ और लोगों को कंट्रोल रखो और जो है वो आप आराम से अपना रूल यहां पे कायम रखें। लेकिन पहली दफा ना इनका मुकाबला हो गया एक ऐसे आदमी से जिसने लोगों को नजरिया दिया, लोगों को खड़ा कर दिया, और लोग हार नहीं मान रहे, ना वो आदमी हार मान रहा है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट पहले तो बुखलाहट का शिकार हो गई, उसके बाद उन्होंने जनाब इस चीज को एक चैलेंज के तौर पे ले लिया, और तब से लेकर अब तक लगातार कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे अटैक होता है, कभी सोशल मीडिया पे अटैक होता है, कभी लोग जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं। लेकिन पुरअमन तहरीक की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं होगी। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी चंद बातें मानते हैं। एक, वो आदमी करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है। दूसरा, वो आदमी पाकिस्तान का गद्दार और दुश्मन नहीं है। तीसरा, उनके बदतरीन मुखालिफिन भी इमरान खान साहब के ये मानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने नाकों चने चबवाए हैं, इन जर्नैलों को पहली मरतबा किसी ने सोचने पर मजबूर किया है और किसी ने इनको दीवार के साथ लगाया है, तो वो इमरान खान है। और ये उसने बड़े पुरअमन तरीके से किया है, जेल में बैठकर किया है। अब ना इमरान खान हार मानता है, ला उसके लोग हार मानते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के फैसला साजों से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि जरा बैठ के तन्हाई में सोचें कि इन 3 सालों में आपने हासिल क्या किया। इन 3 सालों में पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इकदार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपने ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगवा लिए। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी, वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई इन 3 सालों के अंदर। इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पे पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फस्तायत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पे इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। यह है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। आप एक शख्स को हराना चाह रहे थे जिसका नाम इमरान खान है। उस शख्स को हराने के चक्कर में हर मैदान में आप हार गए, लेकिन वो आदमी ना आपसे हार रहा है और ना वो आपसे ऐसे हारेगा। एक ही तरीका है उसके साथ, आप जाएं और जाकर उसे बैठें और उसे कहें कि हमें कोई फेस सेविंग दे दे, हमें किसी तरह से इसमें से निकाले, पाकिस्तान की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो आपको कोई रास्ता दे देगा। वो बार बार ये बात करता है कि यही एक रास्ता है जिससे मैं निकाल सकता हूं सबको। उसको अपनी जात के लिए कोई डील आपसे नहीं चाहिए, ये आपकी भूल है। दूसरा आ जाए कि ये जो मादनियात वाला मामला है, इस पे मामला बहुत आगे बढ़ गया। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत दबाव है कि जितनी जल्दी हो सकता है हर हाल में माइंस एंड मिनरल्स का ये जो बिल है इसको पास करवाया जाए। और देखें ना, ये एक नॉर्मल सी चीज है, एक बिल पास करवाना है, लेकिन वजीर आला इस पे बात कर रहा है, उसका मुशीर इस पे बात कर रहा है, तर्जुमान उस पे बात कर रहा है, उसका भाई उस पे बात कर रहा है, वफाकी हुकूमत उस पे बात कर रही है, आर्मी चीफ सरमायाकारों से मिल रहा है, वजीर आज़म सरमायाकारों से मिल रहा है। ये सारे दिन रात जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है वो पास हो जाए। क्या है इस बिल में ऐसा कि जिसको फौरी तौर पर पास करवाना जरूरी है? शहबाज गिल साहब ने एक बात की है, जरा वो मैं पहले आपके सामने रखूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता, खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जाएगा। यह मामला इतना सादा नहीं है। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। समझ आई आपको? ये गिल साहब कह रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसके अंदर जो हैं वो महमूद खान अचकजई साहब ने भी कही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है अमरीकी वफद से। अमरीकी वफद से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, खबर छपी भी हुई है। मादनी दौलत की तरक्की के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पर इजहार इत्मीनान। अमरीका ने इत्मीनान का इजहार किया कि आपकी मादनी पॉलिसी ठीक है,
अमेरिका का क्या लेना देना हमारी मादनी पॉलिसी से भाई? और आर्मी चीफ जो है उन्होंने अगर बात करनी है तो असले पे बात करें, कश्मीर पे बात करें, फलस्तीन पे बात करें। आर्मी चीफ ने अगर बात करनी है तो दहशतगर्दी पे बात करें, मकबूजा कश्मीर पे बात करें, हथियारों, इन चीजों पे बात करें। आर्मी चीफ मादनियात के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम मुतमईन हैं जो आप कर रहे हैं मादनियात के मामले पे। तो अमेरिका को मुतमईन क्यों करना है हमने अपनी मादनियात के मामले पे? एक बड़ा सवाल ये है। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान अमरीकी वफद की जानिब से मादनियात से मुतालिक बामी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का कि मिल के हम करते हैं और मादनियात के शोबे के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होनी है। अब इसमें एक शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि एक ही साथ चीज़ें फिर आगे बढ़ जाएं। और मैं आपको बताता हूं एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने इसमें क्या कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफद की मुलाकात। वफद ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। अब ये ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शहबाज गिल का ये इल्ज़ाम है कि ये मादनियात दी जाएंगी चंद कवानीन के तहत एस्टेब्लिशमेंट को या SIFC को, और वो उन मादनियात को सस्ते दामों में गैर मुल्की आकाओं को फरोख्त करेंगे और वो जो उनको मुनाफा मिलेगा उसके बदले में इमरान खान साहब को जेल में रखने का बंदोबस्त किया जाएगा। ये शहबाज गिल साहब का बयानिया है। लेकिन बहुत जल्दी और उजलत में है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। कैबिनेट तो इसको आगे बढ़ा चुकी है, अब असेंबली से इस बिल को मंजूर किया जाना है। और क्या असेंबली में यह बिल मंजूर किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि यह लंबा चलेगा असेंबली के अंदर। कुछ सोर्सेज ने मुझे बताया कि स्पीकर बाबर सवाती के ऊपर बहुत दबाव है कि जितनी जल्दी होता है इसको कंक्लूड करें मामले को। लेकिन स्पीकर बाबर सवाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान ने यह कहा कि जनाब अभी आप ना करें, इसको जरा चलने दें, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर डिस्कशन करने दें, इसको स्टडी करने दें, ये हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। महमूद खान अचकजई साहब ने भी इसके बारे में चंद स्टेटमेंट दिए। वो क्या कहते हैं जरा वो भी सुन लें आप। जिस अंदाज में KP के PTI अपने मिनरल्स को बचाने में लगी है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिर जब वापसी का रास्ता नहीं होगा तो नुकसान इस मुल्क का होगा। इस मुल्क पर रहम करें। आईन और 18वीं तरमीम कहती है कि सूबों के वसाइल पर सूबों का इख्तियार होगा। ये महमूद अचकजई साहब ने कहा। दूसरा सुने बलूचिस्तान ने क्या किया उसके बारे में जरा महमूद अचकजई साहब का दावा सुने आप। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत से लिखवा लिया गया है कि 200 से 400 मील का इलाका किला अब्दुल्ला से किला सैफुल्ला योब तक के तमाम मिनरल्स OGDCL या 2 या 3 महकमों को दे दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लिखवा लिया गया है बलूचिस्तान की हुकूमत से कि बलूचिस्तान ने ये मिनरल्स और ये वसाइल 2-3 महकमों को दे दिए हैं, उनसे लिखवा लिया गया है। और इसमें बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 10% होगा। होना तो ये चाहिए ना, जहां पे ये मादनियात निकल रही हैं उस सूबे का कम से कम आधा हिस्सा तो होना चाहिए, 50% तो होना चाहिए। लेकिन 10% महमूद खान अचकजई साहब ने दावा किया और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हम अदालत में जा रहे हैं। ये जनाब महमूद अचकजई साहब ने बताया। अब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से यह मामला आगे बढ़ गया है। शहबाज गिल का दावा मैंने आपके सामने रख दिया है। ये हो क्या रहा है इसके बारे में मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो बैरिस्टर सैफ है, अली अमीन गंडापुर के मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि वजीर आला शोबा मादनियात को माफिया के चुंगल से आजाद करवाना चाहते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। वो ये कहते हैं जी कि ये कोई कब्जा माफिया है जिसने मिनरल्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो भाई ये तो बड़ा आसान है, अगर किसी ने इलीगल कब्जा किया हुआ है आप पुलिस को भेज के छुड़वा लें। पुलिस नहीं कर पाती तो FC को साथ भेज दें, वो नहीं कर पाती तो वहां पे आप लेटर लिखें रेंजर्स को और इनको साथ भिजवाएं फौज को, और जाके कब्जा छुड़वाएं आप मिनरल्स के ऊपर से। क्या कब्जा छुड़वाने के लिए असेंबली से करारदाद करवानी पड़ेगी आपको, या असेंबली से आपको बिल पास करवाना पड़ेगा? यानी माफिया से कब्जा अगर छुड़वाना है तो कानून तो पहले ही मौजूद है कि कब्जा हो ही नहीं सकता और कब्जा होना ही नहीं चाहिए। और चुंगल से आजाद करवाने का क्या मतलब है? किसके चुंगल में है वो? किसने कब्जा किया हुआ है? कौन मादनियां निकाल रहा है पाकिस्तान की या बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की? भाई जो भी करेगा इलीगल काम उसके खिलाफ स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, और स्टेट एक तरीके से चलती है। देखें अब ये कहते हैं कि जी आप जाएं और जाके वो पूरा कानून पढ़ें। उसके कुछ हिस्से मैंने पढ़े, लेकिन देखें कानून पढ़ने में तो 26वीं आईनी तरमीम भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी जबरदस्त थी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जब तक ये बिल मंजूर नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाएगी।
और मुलाकातों को खोला नहीं जाएगा जब तक ये बिल पास नहीं कर देती खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। और ये इनके लिए जीने मरने का मसला बना हुआ, इसलिए कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया थोड़ा अर्सा पहले कि सऊदी अरब को भी इन्होंने बलूचिस्तान में जो माइंस है उनके अंदर एक बड़ा हिस्सा दिया था। रेकोडिक का गालिबन आई थी खबर, और मैंने आपको बताया था कि जिन पैसों में इन्होंने दिया है वो उनसे ज्यादा पैसों का है। जो खबर आई थी उसके मुताबिक मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि वो कितना बड़ा उसके अंदर मुनाफा हो सकता है, लेकिन वो किस तरह दिया गया है ये उस वक्त की खबर के मुताबिक मैंने आपको अपना तजिया दिया था। अब ऐसे ही ये मिनरल्स जो है अगर इनको ओने पोने बेचा जाए तो जो खरीदने वाले हैं वो तो आपको कोई भी फायदा देंगे। ये बात शहबाज गिल साहब ने उठाई है। अब आ जाए नाजरीन इस मामले के ऊपर कि इसका बनेगा क्या, तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की अवाम ने इसको ले लिया 26वीं आईनी तरमीम की तरह। अब लोग गुस्से में क्यों हैं? देखें, जो भी इख्तियारात अली अमीन गंडापुर देगा वफाकी हुकूमत को, वो उस हुकूमत को जाएंगे जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है। तो क्या पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनका फैसला वो लोग कर सकते हैं जिनके पास जाली मैंडेट है? और अली अमीन गंडापुर साहब अपनी असेंबली के जरिए से खुद लिख कर दे रहे हैं कि जी हमारे वसाइल का, हमारी मादनियात का आप फैसला कीजिए, क्योंकि आप जाली मैंडेट के ऊपर आकर बैठे हुए हैं। भाई कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए जिसके बाद अवाम का मैंडेट हो, जो अवाम को जवाब दे हो, जिन्होंने ये मुल्क छोड़ के भागना ना हो, तो उनको तो आप अपने वसाइल दे सकते हैं। फिर भी सूबों के वसाइल सूबों के पास रहने चाहिए। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट लेजिटिमेट ही नहीं है, वो जाली हुकूमत है, उसको उठा के आप दे रहे हैं। ये देखें ना, ये एक नॉर्मल चीज बनाई जा रही है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब जब मिलते थे अब फेडरल गवर्नमेंट को, तो एक बड़ी खबर बनती थी कि भी कैसे मिला, हाथ क्यों मिलाया, गले क्यों मिला। वो कहते थे मैं बड़ी मजबूरी से मिलता हूं, बड़ी तकलीफ से मिलता हूं। लेकिन नाउ इट्स नॉर्मल। अब वो ये कहते हैं ये वर्किंग रिलेशन है। ये वक्त के साथ साथ चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये 5 साल अगर पूरे करवाने इस हुकूमत के, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इमरान खान साहब की बात कम सुना करेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और फेडरल गवर्नमेंट की बात ज्यादा सुना करेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। ये वक्त आ जाएगा क्योंकि चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है ना। अगर आप 1 साल पीछे चले जाएं तो ये जो कुछ भी अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है, अगर 1 साल पहले कर रही होती तो किस तरह का रद्द-ए-अमल होता, या क्या ये कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। ये चीजों को आहिस्ता 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 नॉर्मलाइज कर रहे हैं लोग। गुस्से में इसलिए है कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट जिसने बेड़े गर्क कर दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट से लोग वैसे ही नाराज है। तो लोग कहते हैं एक तो आप इनके हाथ में क्यों दे रहे हैं इख्तियारात, दूसरा लोग ये कहते हैं कि इख्तियारात जो है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कहती है ना ब्यूरोक्रेसी के पास है इख्तियारात, हमारा वजीर है बीच में, तो ब्यूरोक्रेट तो अली अमीन की बात भी नहीं सुनते। ये मैंने आपको पहले बताया था। अली अमीन गंडापुर के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके बड़े पैमाने पे। यानी उनके पास ये नहीं इख्तियार कि वो अपना आईजी और अपना चीफ सेक्रेटरी ला सके। रोते रहे बड़ा लंबा अरसा ये जा जाके वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के आगे, हुकूमत के आगे, अपनी मर्जी का आईजी तक नहीं ला सके। वो सारे कंट्रोल होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से। तो इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में, तो समझे उन्हीं के कंट्रोल में जो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो है वो बार बार ये मशवरा दिया जाता है, सियासतदान भी देते हैं, सहाफ़ी भी देते हैं, बार बार एक बात वो करते हैं कि इमरान खान साहब जब तक अपना रवैया नहीं बदलेंगे वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये सारे लोग ये कहते हैं इमरान खान साहब को कि जब तक आप अपना तर्ज सियासत नहीं बदलेंगे। इमरान खान के केसों का तर्ज सियासत से या रवैये से ताल्लुक है या कानून से ताल्लुक है? फिर ये सारे लोग एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मामले को मशकूक बना रहे हैं कि अगर इमरान खान के केसेस उनके तर्ज सियासत को तब्दील करने से या उनके रवैये को तब्दील करने से ख़त्म हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर तो इन केसेस की औकात ही कोई नहीं है। और अगर तो ये कानूनी केसेस हैं तो फिर इमरान खान ऊंची बोले या आहिस्ता, वो सियासत ऐसे करें या ऐसे, जैसे मर्जी करें, फिर तो उनके केस खत्म होने चाहिए कानून के मुताबिक, या सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो एक्चुअली जो टाउट्स हैं वो खुद ये एतराफ़ जुर्म करते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये जाली केस बनाए हुए हैं, और इसलिए बनाए हैं कि वो इमरान खान साहब को तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान तब्दील होंगे, उनका डीएनए ही अलग है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग कुरानी आयात पढ़ के और इस्लामी मिसालें देकर औरतों के एहतराम के दर्स दिया करते थे, उन्होंने क्या किया औरतों के साथ कल के दिन में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया, और फिर मीडिया के लोग जो वहाँ मौजूद थे या बाकी लोग, उनके मोबाइल फ़ोन छीन कर इवन उनके मोबाइल फ़ोन रख भी लिए और कईयों की वीडियोज़ डिलीट की गई। मीडिया को हरासा करने का ये पहला वाक़या नहीं है, बार बार किया जाता है। खवातीन ज़ख्मी हुई हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बहनों को ले जाकर इतनी दूर एक वीराने के अंदर छोड़कर पुलिस भाग गई है। ये किया गया, कुरानी आयात सुनाई जाती हैं, औरतों के एहतराम की बात की जाती है,
और फिर औरतों के साथ ये सलूक किया जाता है। क्या औरतें सिर्फ आपके घर की हैं, आपके खानदान की हैं, या दो खानदान हैं और क्या नाम है, एक शरीफ खानदान और एक जरदारी खानदान, बस इन घरों के अंदर औरतें रहती है, बाकी जगहों पे औरतें नहीं रहती है, उन औरतों की इज्जत नहीं है? भाई इज्जतों का रखवाला समझा जाता है आपको, और आप औरतों के साथ ये कर रहे हैं, हमें दर्ज देते हैं कुछ और खुद करते हैं कुछ और। ये खवातीन के साथ नाइंसाफी है जो मारंग बलोच के साथ हो रहा है, उनके साथ जो दीगर खवातीन है उनके साथ जो हो रहा है। और जुर्म क्या है कि वो इंसाफ मांगते हैं और इसी पादाश में उन्हें जो है पाबंदे सलासल रखा गया है, उनके लिए एहतजाज भी हो रहा है। अब इनको होश आई है कि अख्तर मेंगल तो नहीं मानता, भाई वो तो बैठे हैं एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है, लगभग 2 हफ्ते होने वाले उनके एहतजाज को, और ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा आने वाले दिनों में। अब इसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जाके अख्तर मेंगल साहब से बात करें, क्योंकि बलूचिस्तान से कोई वफद आया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है कि जी ज्यादती हो रही है। और देखें ये सबको पता है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। अगर किसी को फिक्र नहीं है तो वो बिलावल और जरदारी, इन दोनों को फिक्र नहीं है। बिलावल 10 दिन के दुबई के दौरे पे चला गया है। कराची के सिंध के हालात आपके सामने हैं, लोग नहरों का रोना रो रहे हैं, किसान को पानी नहीं मिल रहा, खुश्क साली आई हुई है सिंध में, 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया रहे सिंध में, ये हालात पैदा हो गए हैं। सिंध का हारी जो है वो एहतजाज कर रहा है और बिलावल दुबई में एंजॉय कर रहा है। बिलावल का वालिद अस्पताल में है, आप अंदाजा कर लीजिए, और वो दुबई में एंजॉय कर रहा है। यानी मेरी समझ से बाहर है कि अवाम इनको वोट देती क्यों है? क्या अवाम बेवकूफ है? यानी अवाम बेवकूफ तो नहीं हो सकती, मुझे लगता है इनको वोट देती ही नहीं अवाम, ये कोई चक्कर चला देते हैं हर दफा, और डब्बों में वोट डलते किसी और के, निकलते किसी और के हैं। ये तो पाकिस्तान में एक नॉर्मल चीज है। अब इस वक्त नाजरीन फरदुल्ला बाबर साहब पे FIA ने एक कार्रवाई शुरू कर दी है, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, फरदुल्ला बाबर साहब इस तरह के बंदे ही नहीं है। मैं आपको मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने उनके साथ काम किया हुआ है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने उस पर एक स्टेटमेंट भी दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कहते हैं, या खुदा ये पीपल्स पार्टी को क्या हो गया, एक ऐसा शख्स जिसकी सारी जिंदगी हमारे सामने है, बेदाग, खुददार और सच्चा आदमी, उसके साथ उम्र के इस हिस्से में यह सलूक। फरदुल्ला बाबर को FIA की जानिब से करप्शन का नोटिस इंतहाई काबिल मुजम्मत और परेशान कुन है। वजह नादिर बलोच साहब बताते हैं कि जनाब इन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ चंद जगहों पे आवाज़ उठाई और चंद जगहों पे वकला की सपोर्ट की, और उसके बाद FIA उनके भी पीछे लग गई। ये मारंग बलोच के हक में बात करते हैं, और इन्होंने कुछ जगहों पे शिरकत भी की प्रोग्राम्स के अंदर। अब FIA ने इनको नोटिस भेज दिया है। ये औकात है पीपल्स पार्टी की, बल्कि पीपल्स पार्टी की क्या मैं बोलूं, जरदारी खानदान की। और इन्होंने अपने आप को गिरवी रखा हुआ है अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को भी एस्टेब्लिशमेंट के पास। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।